हेलो एवरीवन। मैं हूं अंकुर। आज 10 जनवरी 2025 का जो विजन का न्यूज़ टुडे है, उसमें जो महत्वपूर्ण खबरें हैं हम उनको कवर करेंगे। पहली जो खबर है, अगर हम यहाँ ध्यान दें तो यूएन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जिसका नाम पहले अंकटाड था, आपको पता है इसका नाम सॉरी चेंज कर दिया गया है। इसकी एक रिपोर्ट ने खाद्य असुरक्षा को कम करने और अकाल को रोकने के लिए जो ट्रेड की भूमिका है, व्यापार की भूमिका है, उसका परीक्षण किया है। मेंस के दृष्टिकोण से जरूरी है ये टॉपिक। अब अगर देखें तो इसने बताया क्या है कि व्यापार की भूमिका किन किन चीजों में हो सकती है। सबसे महत्वपूर्ण चीज है सस्टेनेबल सप्लाई, या भविष्य में संधारणीय आपूर्ति के दृष्टिकोण से खाद्य उपलब्धता को ट्रेड ही सुनिश्चित कर सकता है। उदाहरण के लिए अफ्रीका की 30% अनाज की आवश्यकताएं ट्रेड से पूरी होती हैं, इंपोर्ट से पूरी होती हैं। भले ही अफ्रीका के पास ठीक ठाक प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध हों, लेकिन खाद्य सुरक्षा के लिए इसे निर्भर रहना पड़ता है आयात पे। इसके अलावा कीमतों और बाजारों को स्थिर करने के लिए भी ट्रेड का आपको पता है बहुत महत्व है। उदाहरण के लिए अगर देखा जाए, रूस यूक्रेन आपको पता है एक युद्ध में 2 साल से लगे हुए हैं, और इस दौरान ब्लैक सी इनिशिएटिव ने खाद्य और उर्वरक के निर्यात को सुविधाजनक बनाया था। ब्लैक सी इनिशिएटिव क्या है? ब्लैक सी इनिशिएटिव कुछ महत्वपूर्ण देश जो काला सागर के आसपास हैं, इस क्षेत्र को इस क्षेत्र को जो युद्ध ने प्रभावित किया, उस प्रभाव को कम करने के लिए ब्लैक सी इनिशिएटिव आया था, जिसमें भोजन और उर्वरक, फर्टिलाइजर और फूड का जो निर्यात है उसको बेहतर बनाया गया था। इसकी चुनौतियां क्या हैं? अगर ट्रेड की बात की जाए तो ट्रेड में आपको पता है ट्रांसपोर्ट शामिल होता है। अगर आप एक कंट्री से कंट्री ए और कंट्री बी के बीच कोई ट्रेड करेंगे तो इसमें जाहिर सी बात है परिवहन या ट्रांसपोर्ट शामिल होगा, और ट्रांसपोर्ट की अपनी एक कास्ट होगी। इसके अलावा जब आप एक देश किसी देश दूसरे देश में कोई चीज इंपोर्ट करेगा या एक्सपोर्ट करेगा, तो इनके बीच में बहुत सारे ड्यूटीज लगाई जाती हैं, बहुत सारे टैक्स लगाए जाते हैं। तो उसमें एक टैरिफ बैरियर होता है, एक नॉन टैरिफ बैरियर में ऐसे बैरियर आते हैं जो गुणवत्ता से संबंधित होते हैं, जैसे सैनिटरी मानक। आपको पता है महाराष्ट्र में एक फेमस आम की ब्रीड है अल्फांसो। अल्फांसो आम हम ब्रिटेन भेजते थे, तो ब्रिटेन ने कहा कि आम की क्वालिटी गड़बड़ है, और सैनिटरी और फाइटो सैनिटरी मेजर्स पे उसको रिजेक्ट कर दिया था। तो इस तरीके से अगर बात की जाए तो खाद्य आयात की लागत 20% तक बढ़ जाती है। किससे? नॉन टैरिफ बैरियर से। इसके अलावा आयात पर अत्यधिक निर्भरता लोगों की हो सकती है, और परिवहन लागत, मैंने बताया उच्च लागत में ही ये पॉइंट शामिल है। विकासशील और अल्प विकसित देश जो हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो परिवहन लागत को सस्टेन कर पाए। इस रिपोर्ट में कुछ इंपॉर्टेंट सिफारिशें हैं। तो उसने बताया, उस सिफारिशों में जो पहला है कि डब्ल्यूटीओ जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंच, ठीक है, उनको गंभीर खाद्य असुरक्षा से निपटने के लिए अल्पकालिक निर्यात सुविधा तंत्र की बात करनी चाहिए। जैसे कि आजकल युद्ध चल रहा है या कोई बड़ा नेचुरल कैलामिटी कहीं पे हो गई, तो उसको कहीं ना कहीं टैकल करने के लिए एक अल्पकालिक निर्यात सुविधा तंत्र बनाना चाहिए। किसको? डब्ल्यूटीओ जैसे संस्थानों को। इसके अलावा व्यापार बाधाओं को कम करना चाहिए। खाद्य सुरक्षा का सामना करने वाले जो देश है, खासकर उनकी जो है निर्यात क्षमता को बढ़ावा देना चाहिए। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आएगी ही, तो बंदरगाह, परिवहन नेटवर्क, भंडारण, ये सब जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इनमें इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहिए। ये एक जनरल सा टर्म है, कहीं भी कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी दुनिया की, तो आप देखेंगे कि उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे आपको जोर देना ही पड़ेगा। फैक्ट शीट एक डाल रखी है इन्होंने कि 2023 में 280 मिलियन से अधिक लोग अत्यधिक भुखमरी का सामना उनको करना पड़ रहा है, और इसके अलावा 733 मिलियन लोग चिरकालिक यानी क्रोनिक हंगर का सामना कर रहे हैं। अत्यधिक भुखमरी इंस्टेंट होगी, चिरकालिक क्रोनिक जो होगी वो एक लंबी भुखमरी होगी। ज्यादातर अफ्रीकी देश आपको पता है वो इस प्रकार की भुखमरी चिरकालिक से जूझ रहे हैं। तत्काल कार्यवाही के बिना 2030 तक 582 मिलियन लोग
चिरकालिक भुखमरी में चले जाएंगे। मतलब अगर आप तत्काल कार्यवाही नहीं करेंगे तो हाल ही में 5 साल के अंदर 2030 तक लगभग 582 मिलियन लोग किसमें जा सकते हैं, क्रॉनिक हंगर में। वैश्विक भुखमरी के लिए आजकल के अगर उत्तरदायी कारक देखे जाएं तो आजकल जो इंस्टेंट कारण है वो है सशस्त्र संघर्ष। आपको पता है 2022 में ही 20 देशों में लगभग 5 मिलियन लोग केवल सशस्त्र संघर्ष के लिए, यानी युद्ध जनित जो अपनी परिस्थितियां हैं उससे गरीबी रेखा में चले गए और भुखमरी के शिकार हुए। जलवायु परिवर्तन की बात की जाए तो ये कंसेप्ट नया है, आपको पता है 1950 के बाद इसको चर्चा में देखा गया, दुनिया में लाइमलाइट में आया। तो 1961 से अब तक कृषि उत्पादकता 21% गिरी है। किस लिए? क्लाइमेट चेंज की वजह से। ठीक है। शहरीकरण, आपको पता है जब शहरीकरण होगा तो ग्रामीण क्षेत्रों का अंचल कम होगा, एग्रीकल्चरल लैंड कम होगा, जिसकी वजह से मतलब स्वाभाविक है कि खाद्य संकट उत्पन्न होगा। चलिए अब दूसरी जो न्यूज है वो है महुआ, जो हमारी मिनिस्ट्री है हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की, जिसे आप महुआ कहते हैं, सॉरी, इसने बेहतर शहरी नियोजन की आवश्यकता पर हाल ही में प्रकाश डाला है और इनके जो मिनिस्टर हैं इन्होंने कुछ बोला है उस पर एक रिपोर्ट में 2047 तक 50% आबादी शहरों में जाएगी, इंडिया की खासकर, उस पर एक कहीं ना कहीं चिंता जाहिर की है। समस्याएं देखते हैं। पुरानी और अस्थायी योजनाएं अभी चल रही हैं। जो भी पहले की योजनाएं थी वो जनसंख्या वृद्धि को समायोजित नहीं कर पा रही हैं। जनसंख्या वृद्धि हमारे देश में एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और जनसंख्या वृद्धि को लोग समझने में कई बार गलती करते हैं। जनसंख्या वृद्धि में जो मेन कंसेप्ट है वो है टीएफआर का। टीएफआर यानी टोटल फर्टिलिटी रेट। टोटल फर्टिलिटी रेट, आदर्श टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 होता है, जिसका अर्थ है कि 2.1 से यदि नीचे किसी देश का फर्टिलिटी रेट रहेगा तो वहां पर आगे एज बेस्ड डेमोग्राफिक विंटर आ सकता है। ध्यान से इस टर्म को सुनिएगा, एज बेस्ड डेमोग्राफिक विंटर आ सकता है, यानी आयु आधारित जनांकिकीय शीतकाल आ सकता है। आपको पता है एक कंसेप्ट है डेमोग्राफिक डिविडेंड का, यानी किसी भी देश में जो कार्यशील जनसंख्या है, कार्यशील अर्थात 16 से 59 की जो जनसंख्या है वो जितनी ज्यादा होगी, यंग पॉपुलेशन जितनी ज्यादा होगी, उस देश को अपनी पॉपुलेशन से एक लाभांश या डिविडेंड प्राप्त होगा, जिसे आप क्या कहेंगे? डेमोग्राफिक डिविडेंड। तो वही बात यहां कही गई कि जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसका फायदा पाने के लिए जो जनसंख्या नीति बनाई जाती हैं उन्हें आप बेहतर समायोजित करने वाली नीतियां कहेंगे। आधुनिक नियोजन फ्रेमवर्क का भारत में अभाव है। कोई मास्टर प्लान नहीं है जिसमें आप लगातार चेंजेस कर सकें कोई कैलामिटी आने पे और बेहतर आयु प्रबंधन कर सके देश में या बेहतर जनसंख्या प्रबंधन कर सकें। इसके अलावा आवास संबंधी मुद्दे बहुत गहरे हैं भारत में। आपको पता है 2011 की जनगणना के अनुसार कुल शहरी आबादी में 17.3% स्लम का था या झुग्गियों का था। ये एक बहुत बड़ी योजना है और चुनौती है, सॉरी। और वायु प्रदूषण जैसी जो पर्यावरणीय चुनौतियां हैं कहीं ना कहीं स्वास्थ्य और उत्पादकता पर प्रभाव डालती हैं। यही जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, मान लो 16 से 59 में बच्चा है कोई, और वो बेहतर तब बनेगा जब उसका स्वास्थ्य बढ़िया होगा और उसकी प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी। इसके अलावा आपदा प्रतिरोधकता कम है। आपको पता है जो छोटी मोटी अंशकालिक आपदाएं भी आती हैं, जैसे कि जाड़े के समय में बड़े बड़े शहरों में फॉग हो जाता है, उसके बाद पॉल्यूशन जो क्रिएट होता है, कहीं ना कहीं उससे भी निपटने के लिए कोई बेहतर हमारे यहाँ योजना नहीं है। बेहतर शहरी नियोजन के लिए जो कदम है वो क्या हो सकते हैं? जीवन की सुगमता को बढ़ाना पहली चीज, उसके लिए कौशल और ज्ञान पर फोकस करना, डेटा प्रौद्योगिकी का उपयोग करना, है ना, कि प्लानिंग जो है और अर्बन गवर्नेंस, शहरी अभिशासन सशक्त हो, पारंपरिक ज्ञान का समायोजन करे, कोई भी शहर बनाए तो प्राचीन शहरी नियोजन का उपयोग करे। इससे संबंधित प्रश्न आपके यूपीएससी मेंस में आ चुका है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का आधुनिक भारतीय निर्माण या स्थापत्य में क्या उसकी भूमिका है या प्रासंगिकता है।
शहरों में निष्पक्षता, समानता, स्थिरता लाई जाए। दो गुटों, दो धर्मों और जातियों के बीच कोई मतलब ज्यादा भेदभाव ना हो। इसके अलावा जो हाशिए पर रह रहे समुदाय हैं, मतलब जो गरीब हैं, SC ST हैं, उनको कहीं ना कहीं इंक्लूसिवनेस दी जाए हमारी जब प्लानिंग हो तो ये दो न्यूज हमने आज कवर की है। आगे भी हम इसको देखते हैं, करेंगे। थैंक यू।